क्या है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस? This is not a common disease condition. इसमें डॉक्टर कोई गाइडलाइन नहीं देता कि आपको सिर्फ इतनी बार कराना पड़ेगा, बस ये है कि Guideline होती ही नहीं है। बड़ा दुख लगता है इस बात को कहते हुए कि होम्योपैथी की डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी या जितनी एक्सपेक्टेड थी लास्ट पिछले 30 सालों में, अभी भी वो उतनी नहीं हो पाई है। कि हमारे अगेंस्ट एक मुहिम चल रही है कि होम्योपैथी को तो खत्म ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। कि मैं ये कैसे करूंगा, ये तो केसेस जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, ये तो कार्डियो के भी केसेस देख रहे हैं, ये तो डर्मा के भी केस देख रहे हैं, जो ऑब्स गायनी के केसेस हैं, पीसीओडी के केसेस हैं, वो भी देख रहे हैं। ये एक तरह से ऑर्थोपेडिशियन के भी केसेस यही ले लेगा, तो ये तो राज करेंगे आने वाले टाइम में। जख्म जो था वो फूटा, तो क्या ये एक गुड साइन होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में? अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो गए या बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स हमने लेनी शुरू कर दी है, उसके बाद फंसी फोड़े तो कम हो गए, एक तरह से डेडली डिजीजेस थी वो बढ़ गई। अब शिमला में जहाँ कहीं वो है वहाँ तो होम्योपैथिक डॉक्टर कहीं आसपास नहीं है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? मैंने उनको बोला कि आप नियर बाई में कहीं भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर मैं एलोपैथिक नहीं खाता। उसने ऐसा कुछ कहा हो कि तुम एम्पुटेट करवा दो वरना ये बाकी बॉडी में फैल सकता है सर? उसका रीजन ये है कि पेशेंट डिप्रेस्ड है, पेशेंट डिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान या लेने के बाद पेशेंट को ऐसा क्या नहीं मिल पाता कि वो एंड में आपके पास आता है? हालांकि एम्पुटेशन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो फेसबुक पे अलग तरह की कम्युनिटी है जिसको आप ऑस्टियोमाइलाइटिस से रिलेटेड कुछ कम्युनिटीज आप सर्च करेंगे तो ऐसे कम्युनिटीज भी हैं जिसमें लाखों के हिसाब से पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। किसी की लेग काट दी गई, किसी का कुछ काट दिया गया, किसी का जो ऑर्गन खराब था वहां काट दिए गए, हर जगह पे एम्पुटेशन, कटिंग, एम्पुटेशन, सर्जरी। वेलकम बैक गाइस, मैं विकास सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर विकास सिंघल, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड की क्लासिकल होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर विकास सिंघल के साथ हमने कुछ दिन पहले भी एक पॉडकास्ट शूट किया और उसको अपलोड किया, जिसको आप सबने बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के सजेशंस भी आए अबाउट स्पेसिफिक डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो जनरली इनक्योरेबल माने जाते हैं या कन्वेंशनल सिस्टम में जिनका कोई इलाज नहीं है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक, लेट्स फर्स्ट वेलकम डॉक्टर विकास सिंघल वंस अगेन। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है? जैसे आपने बात की ऑस्टियोमाइलाइटिस की, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस एक हम ऐसा नहीं कह सकते दिस इज नॉट अ कॉमन डिजीज कंडीशन। और पहली बात, ये पहला सवाल आपका जैसा कि ये किस किस को हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और हमने 3 महीने के बच्चे से लेकर के और बुजुर्गों में तकरीबन 60-65 साल की एज में भी हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस अटेंड किए हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से और कुछ डाइटरी चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उस टाइम पर, वो सब करके हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आज ऑन रिकॉर्ड जो कि पूरी तरह से ठीक है। कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस एक तरह का आपका बोन का इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं भी किसी जगह पे नॉर्मली जैसा कभी कोई फ्रैक्चर हो गया, किसी की कोई बोन में कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया या कोई मेजर फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो मोस्टली डॉक्टर्स इंजरी के केसेस में या फ्रैक्चर के केसेस में जो एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट देते हैं। अब उस ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में 2-3 तरह की चीजें रहती हैं। जैसा कि नॉर्मली आपको पता होगा कि जैसा हम लोग फ्रैक्चर हो गया तो कि बाजू के अंदर फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर कर दिया डॉक्टर ने, कि थोड़ा उसको उसकी जो भी एक सेटिंग थी, बोन्स की सेटिंग करके उसको प्रॉपरली सेट कर दिया। तो प्लास्टर लगाने के बाद 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का जो भी डॉक्टर ने सजेशन किया, उसके बाद वो प्लास्टर ओपन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लास्टर लगाने के बाद बोन, जब हम ओपन करते हैं प्लास्टर को, उसके बाद बोन जुड़ी नहीं होती, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। पहला केस तो ऑस्टियोमाइलाइटिस वहां से डेवलप होता है। ओस्टियोस मींस बोन, माइलोस मींस मैरो एंड आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। तो बोन मैरो के अंदर की सूजन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोल देते हैं। और अच्छी भाषा में या नॉर्मल लेमैन पब्लिक की भाषा में मैं बात करूं तो ये एक तरह का बोन इन्फेक्शन है, जो कि नॉर्मली फ्रैक्चर के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं किया जाता है सही तरीके से, उसके बाद ये डेवलप हो जाता है। बट आजकल बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, क्योंकि कई बार कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं, कुछ चोट ऐसी लग जाती है जिसको हम लोग ऐसे कह देते हैं कि ये तो गुम चोट है। जैसे आप अचानक से ही सोते हुए बेड से कोई बच्चा गिर गया, तो बच्चे के गिरने के बाद हमने ध्यान नहीं दिया, उसका एल्बो जॉइंट में थोड़ा सा कुछ हिट हो गया और वहां से थोड़ा सूज गया 2-3 दिन बाद।
नॉर्मली आयोडेक्स या मूव या और भी ट्रेडिशनल ओटीसी मेडिसिन में बहुत सारे ऑइंटमेंट्स इस तरह के आते हैं, वो लगा दिया, स्प्रे कर दिया, आजकल स्प्रे आने लगे तो स्प्रे कर दिया, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गई। बट हमने उसको इग्नोर कर दिया। अचानक से ही 1.5-2 महीने के बाद मालूम पड़ता है कि वो एरिया पूरी तरह से सडनली स्वेल्ड अप हो गया और पेशेंट को बुखार आ रहा है। तो टेस्ट करते हैं तो चेक करने के बाद पता लगता है कि ओहो, इसका स्कैन किया तो मालूम पड़ रहा है कि अब ये बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसमें पस पड़ गई अंदर। तो डॉक्टर जो नॉर्मली ट्रेडिशनली एलोपैथिक मेडिसिन में जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, उनके पास जो ट्रीटमेंट के लिए अब तुरंत बंदा स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा, आजकल तो गूगल का ट्रेंड है। तो उसमें जब हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, देखते हैं, उसमें सजेशन में आता है कि नियर बाई ऑर्थोपेडिशियन से आप कांटेक्ट कर लें, तो बंदा तुरंत होम्योपैथी में नहीं आता। जहां बात आनी चाहिए कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पूरे वर्ल्ड में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है, इसमें कोई डिनायबल फैक्ट नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि अचानक से कभी भी कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया या कंपाउंड इंजरीज हो गई, मल्टीपल इंजरीज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाना ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तब लोग होम्योपैथी में स्विच करते हैं बाद में एज अ सेकंड ऑप्शन, या कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। यस, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। जैसा कि आपने अभी ये जो वर्ड यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री, मैं इसको और थोड़ा रिफाइंड वे में कहूंगा कि अब लोग थोड़ा समझदार हो रहे हैं और इंटीग्रेटेड मेडिसिन की अप्रोच में आ रहे हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली एक तरह का बोन इन्फेक्शन है, वो किसी भी बोन में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में कभी भी हो सकता है। और जहां बोन्स के इन्फेक्शन हील नहीं होते हैं वहां पर कारण कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट। जब हम कल्चर सेंसिटिविटी, सपोज किसी को ये छोटी सी हड्डी, एक उंगली की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें हमारे किसी पार्ट में, हमारे किसी फेलेंजेस में इन्फेक्शन हो गया, तो हम इसको एक बार, इसका जो फ्लूइड होगा, पस होगा, उसको जांच करने के लिए भेजेंगे। उसको हम लोग बोल देते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, इसका टेस्ट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक आएगी, उसकी सेंसिटिविटी आएगी, तो वो एंटीबायोटिक जिसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी, सपोज फॉर एग्जांपल ओफ्लोक्सासिन था जिसमें सबसे ज्यादा उस टाइम पे सेंसिटिविटी थी, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे और उससे उनको लगता भी है कि रिजल्ट आ रहा है, या डॉक्सीसाइक्लिन है या कोई भी XYZ कोई भी एंटीबायोटिक दिया। बट जब वो हील नहीं होता है, अब सेकंड ऑप्शन के तौर पे फिर दिमाग में ये आना शुरू होता है डॉक्टर के कि ये ठीक नहीं हो रहा है। दोबारा जब जांच कराते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, समय निकल गया। अब पेशेंट कह रहा है कि मेरे को आराम नहीं है, एज इट इज पस निकल रहा है। अब डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको पस को ड्रेन कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेटमी। तो जो सिक्वेस्ट्रेक्टोमी यानी सिक्वेस्ट्रम को रिमूव करना। सिक्वेस्ट्रम मींस नेक्रोज्ड बोन पार्ट, बोन के इन्फेक्शन के बाद जो भी डेड टिश्यू बच जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज अंदर से वो फिर से आ रहा है। 2 महीने बाद फिर से पेशेंट कॉन्टेक्ट करेगा आपके साथ, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी रिसेंट का जैसे हम अगर बात करें कि नॉर्मली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर, सेकंड लाइन या इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर कोई पेरेंट्स या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट हैं वो थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, तो वो सोचते हैं कि हम साथ में कुछ होम्योपैथिक दवा ले लें तो उससे कुछ हमारे को बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले हालांकि लोग बहुत कम हैं, बट इवन देन पहले से बेटर हो रहा है, पहले से लोग अच्छी अप्रोच से आ रहे हैं। तो होम्योपैथी का जो झुकाव है लोगों में वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में ब्रीफ में आपको बताया। रिसेंट का जो केस है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक बच्चे का केस हमारे पास रिसेंटली आया है। हालांकि वो पेशेंट जो थे उन्होंने लेट किया हमारे पास आने में, जस्ट बिकॉज जो आपने पहले लाइन यूज की कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जब तक पेशेंट को 2 महीने तक वो डिस्चार्ज 2 बार 3 बार सफाई नहीं हो गई, तब तक उन्होंने सेकंड ऑप्शन तलाशना नहीं शुरू किया। एक्चुअल में अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ पैरेलल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साथ साथ शुरू कर दिया जाता तो इस तरह का कोई भी केस लिंगर ऑन नहीं होता। लेकिन मोस्टली क्योंकि लोगों का कुछ भरोसा, कुछ आप ऐसे कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ा अच्छा होता है, बड़ी मशीनें हैं, बड़े स्कैन की आपकी मशीन लगी हुई है, बड़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या किसी का लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है, नेलिंग करनी पड़ती है, प्लेटिंग करनी पड़ती है, या कुछ आर्टिफिशियल कुछ शिकंजा वगैरह लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो एक
प्रोसीजर है, बट लोग उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है। तो जब कभी इस तरह से सिचुएशन बनती है तो नेलिंग या प्लेटिंग, तो कोई भी फॉरेन बॉडी इंसर्ट करनी पड़ती है। मान लीजिए स्क्रू डाल दिया डॉक्टर ने, तो स्क्रू कई बार हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया बड़ा कॉमन है जो वहां पे डेवलप हो जाता है, और बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फेक्शन है वो डेवलप हो जाते हैं। अब चाहे स्ट्रेप्टोकोकल हो चाहे स्टेफाइलोकोकल हो, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो, इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन। अब पेशेंट का उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। पेशेंट को जो बेस्ट लगता है उस टाइम पे, पेशेंट को लगता है कि लाइफ के ऊपर बात बन रही है, पेशेंट को फीवर हो रहा है, पेशेंट को रोज रिगर्स हो रहे हैं, ठंड लग के उसको बुखार भी चढ़ रहा है, कई बार सिम्टम्स नहीं भी होते हैं क्योंकि हर एक केस अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। जो इस तरह की केसेस हैं, जैसे अब फॉरेन बॉडी का इंसर्शन हमारी बॉडी उसको कई बार नहीं एक्सेप्ट करती है, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन होम्योपैथी में अगर तुरंत उसको अप्रोच साथ साथ पैरेलल चलाया जाए ट्रीटमेंट को, तो बहुत तरह के ऐसे इन्फेक्शन है जिसको लॉन्ग टर्म तक होने से रोका जा सकता है। बट प्रॉब्लम ऑस्टियोमाइलिटिस ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों में यही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लेकर के। चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, उनको कुछ इस तरह से कहीं माइंडसेट हो गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अभी मुझे कहते हुए इसको गर्व भी है और मुझे हर्ष भी है, इस बात की खुशी भी है कि एटलीस्ट एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं जिनको हम ऑर्थो पेडिशन एक तरीके से वो बनना चाहते थे बट वो एमडी नहीं कर पाए, बट उनका हम ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्हीं डॉक्टर का हम होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और फॉर लास्ट से अबाउट 6 मंथ्स। और देहरादून से वो आते हैं हमारे पास, रेगुलर विजिट कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथी में, मुझे पहले जोली ग्रांट हॉस्पिटल है देहरादून में, वहां पर उन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराया ऑर्थोपेडिशियन से, डिफरेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उन्होंने ये जो हमने अभी नाम लिया था सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, तो ये सिक्वेस्ट्रम रिमूवल का जो ये प्रोसेस रहता है, हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर से बार बार रिमूव कराते रहे। इसमें डॉक्टर कोई गाइडलाइन नहीं देता कि आपको सिर्फ इतनी बार करवाना पड़ेगा, बस इसमें गाइडलाइन होती ही नहीं है, बस जब आपको हो जाए तब आ जाओ, हम निकाल वो बता देते हैं कि ये तो अब लाइफ टाइम डिजीज हो गई है आपको, अच्छा। आप आते रहिए, बस हम रिमूव कर देंगे, बाकी भगवान भरोसे है, अगर ठीक हो जाए तो कई बार हो जाएगा। एंटीबायोटिक साथ में चलती है, तो एंटीबायोटिक चलती रहेंगी और प्लस उनके इन्फेक्शन के हिसाब से टेस्ट चलते रहेंगे, प्लस उनके स्कैन्स होते रहेंगे। तो डॉक्टर के पास एक लाइफ टाइम के लिए एक आरडी वाला पेशेंट आ गया, जिसको मुझे कहना नहीं चाहिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बट मेरे प्रोफेशनली मेरे सभी लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोग एक ही प्रोफेशन में, बट ये जो आयुष सिस्टम है ये थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सिस्टम रहा है बहुत सालों तक। अभी 2014-15 के बाद जब से कुछ हमारा आयुष डिपार्टमेंट अलग तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है, मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है, तब से आज कुछ सिनेरियो में कुछ देखने में चेंजेस आ रहे हैं। बट बड़ा दुख लगता है इस बात को कहते हुए कि होम्योपैथी की डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी या जितनी एक्सपेक्टेड थी लास्ट पिछले 30 सालों में, अभी भी वो उतनी नहीं हो पाई है। और एक्सेप्टेंस यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर के आज भी लोग डायलेमा में रहते हैं। मेरे को ये फला प्रॉब्लम हुई है तो मैं होम्योपैथी में जाऊं कि नहीं जाऊं, या मेरा डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करता है, या मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता हूं बट वो बोलता है अरे होम्योपैथी वो तो बोगस है। आप थोड़ा सा सोच के बोलिए, कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है? एक आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। अभी मैंने एक वीडियो देखी और मैं बड़ा हैरान हो गया उस वीडियो को देख करके। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो खुद एक कार्डियक सर्जन है, वो वीडियो बना रहे हैं व्हाई होम्योपैथी इज फेक। देखिए, क्योंकि हॉट टॉपिक है, उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी है। जैसे वो टीआरपी होता ना चैनल्स में होता था पहले, न्यूज चैनल्स में, अभी वो टीआरपी वाला सिस्टम सोशल मीडिया में आ गया, व्यूज का। तो व्यूज का, यूट्यूब के व्यूअर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, वहां से पैसा आ रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने ये सोचा ही नहीं कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं कार्डियक सर्जन हूँ, मैं कार्डियो से रिलेटेड बात करूं। जो आपने पढ़ाई की आप उससे रिलेटेड बात करिए। आप दूसरी साइंस को आप ऐसे कैसे फेक कह सकते हैं? इट मीन्स आप ऐसा कर रहे हैं, अगर इस तरह से कुछ बोल रहे हैं तो आप विकिपीडिया के बेस पे बोल रहे हैं। अब विकिपीडिया ने क्या कह दिया वो अथॉरिटी नहीं है। क्या आयुष डिपार्टमेंट पागल थोड़ी ना है? उस सिस्टम में जितने लोग बैठे हैं वो क्या सारे के सारे नॉनसेंस हैं? या हम ये कहना चाहते हैं दूसरे शब्दों में कि आयुष डिपार्टमेंट ही गलत है? तो आयुष डिपार्टमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए। बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, कितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको ये सुन के बड़ा दुख लगा कि हमारे अगेंस्ट एक मुहिम चल रही है कि होम्योपैथी को तो खत्म ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि आपका जो मेडिकल प्रोफेशन में जितनी भी मेडिकल डिजीजेस कंडीशन थी
उनका आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब ट्रीटमेंट नहीं होता तो आप कह देते हो ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब वो ऑटो इम्यून कंडीशन होम्योपैथी में ठीक हो रही है। अब आपको अपना प्रोफेशन जो है वो चैलेंज लग रहा है कि मैं ये कैसे करूंगा। ये तो केसेस जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, ये तो कार्डियो के भी केसेस देख रहे हैं, ये तो डर्मा के भी केस देख रहे हैं, ये हर तरह के जो ऑब्स गाइनी के केसेस हैं, पीसीओडी के केसेस हैं वो भी देख रहे हैं। ये एक तरह से ऑर्थोपेडिशियन के भी केसेस यही ले लेगा, तो ये तो राज करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे उन्हें भी समझाना पड़ेगा, शायद आयुष डिपार्टमेंट को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि आयुष डिपार्टमेंट ही बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मिनिस्ट्री गलत है, क्या सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड होम्योपैथी गलत है। तो सीसीआरएच के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इनको स्पेशली उनको फोर्स करें, उस तरह के जो वीडियोस उन्होंने डाले हुए हैं उनको हटाया जाए। आप क्या सजेस्ट करेंगे, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक किस्म की प्रोफेशनल राइवलरी होगी। यस, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वेलबीइंग ऑफ द पेशेंट, यू आर जस्ट बीइंग इनसिक्योर, कह रहे हैं होम्योपैथी में तो ठीक हो रहे हैं। यस, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। यस, और विकिपीडिया हम कैसे मान सकते हैं विकिपीडिया कोई सोर्स है? उस पर विकिपीडिया एडिट कर सकता है, कोई भी एडिट किया जा सकता है। तो वहां उसको स्यूडो साइंस बता के और उसका आप दिखा रहे हो बार बार कि विकिपीडिया ये बोलता है, विकिपीडिया। अब विकिपीडिया अगर ये बोल देगा कल को कि हम हमारे हार्ट में जो वाल्व्स हैं वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड नहीं होते, नहीं जी उसमें 3 कस्प नहीं होते, उसको आप 10 कस्प वाला डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या विकिपीडिया सोर्स हो जाएगा? हमने उसको ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, तो पेशेंट्स आर द बेस्ट टेस्टिमोनियल्स। पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स देखिए, 2.5 लाख से ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रोजी रोटी चल रही है और वो करोड़ों ही लोगों को हिंदुस्तान में हेल्प कर रहे हैं। आज भी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर कहीं टॉप पे कहीं बात आती है तो होम्योपैथी की बात आती है। रिमोटेस्ट एरिया में होम्योपैथी की जो छोटी छोटी गोलियां साबूदाने की गोलियों के नाम से मशहूर हैं, मीठी मीठी गोलियों से खा के बुजुर्ग लोग भी खुश हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बच्चे भी ठीक हो रहे हैं, परमानेंट जो डैमेज हो सकते थे उनसे बचा रहे हैं हम पेशेंट को। तो अकेले ऑस्टियोमाइलाइटिस की नहीं, बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को ये समझाने की और समझने की जरूरत है कि होम्योपैथी को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप इंटीग्रेट करें विद मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल्स देते टाइम कहा था कि 3 महीने या 3 साल की बच्ची में भी, जी 3 महीने। तो सर एक तो ये कि इतनी छोटी एज में उनको ऐसी क्या इंजरी होगी जबकि हम उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं कि उनको ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ। सेकंड आपने बात करी गुम चोट की, तो अगर तो कोई ऐसा फ्रैक्चर है जहां पे स्किन फट गई है, मसल्स बाहर आ रहे हैं, बाहर से पैथोजेंस के आने के चांसेस हैं, गुम चोट में ये बैक्टीरिया ये वायरस कहां से आया जिसने ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैनिफेस्ट किया? सबसे पहले केस की बात करते हैं। जो 3 महीने की बच्ची थी, ये कोरोना के दौरान हमारे पास आया था केस। ये हमारा केस एज अ केस स्टडी हमने आगे भेजा भी हुआ है और ये बच्ची अभी तकरीबन आप कोरोना टाइम के हिसाब से लगाएंगे तो 4.5-5 साल के करीब की होने वाली है और उस टाइम पे 3 महीने की थी। फिरोजपुर के पास से ये लोग पीजीआई आते थे और इसको मच्छर ने काटा था उंगली के अंदर, छोटी सी बच्ची, न्यूली बॉर्न बेबी, व्हेन शी वाज अराउंड 20 डेज ओल्ड। तो 20 दिन की बच्ची थी, उसको उंगली में काट लिया, तो इन्फेक्शन, छोटा सा इन्फेक्शन था वो हो गया और उसके बाद दूसरी उंगली में भी उसी को इन्फेक्शन दोनों उंगलियों में इकट्ठा हो गया। डॉक्टर ने सर्जरी कर दी पीजीआई में, नीकू में बुला करके, नियोनेटल एडवांस केयर यूनिट जो हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट रहता है, तो नीकू में उनको रखा और सर्जरी वगैरह करके उनको भेज दिया। बट 10-15 दिन के बाद जब दोबारा उनका विजिट था, कोविड में विजिट बड़े टफ थे, बट क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रेवलेंस मतलब था, थोड़ा सा देखा जाएगा, फ्रीडम था, तो वो लोग फिरोजपुर से आए, उन्होंने दूसरी सर्जरी भी करा ली। अब तीसरी सर्जरी जब करनी थी तो उससे पहले क्या हुआ, उनको ये इन्फेक्शन ट्रेवल होकर के ये उसको थाई बोन में चला गया। थाई बोन में यानी फीमर वाली जो हमारी बोन होती है, लॉन्ग बोन जो है, वो थाई बोन में इन्फेक्शन उसको हुआ और वहां से वो पूरी बोन फूल गई। अब डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रांसमिशन कैसे हो गया, बट आप थोड़ा सा एक लेमन के लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि वो सेप्टिक हो गया, यानी सेप्टिक वो ब्लड में चला गया, सेप्टिसीमिया जो था वो सेप्टिसीमिक प्लग जो है वहां जाके सेटल हो गया। यानी वो जो इन्फेक्शन ट्रेवल होता है दैट ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो इन्फेक्शन ट्रेवल होकर के वो बच्ची को वहां पे थाई बोन में हो गया, तो वहां पर इन्फेक्शन था और बहुत ज्यादा उसको पस पड़ गई। डॉक्टर ने फिर से सजेशन दे दिया कि सर्जरी कर देंगे। तब तक बिटिया जो है वो टोटल 88 डेज की हो चुकी थी जब वो हमारे पास ओपिनियन के लिए लेके आए और उन्होंने बोला कि भी हमारे को ऐसे ऐसे बताया किसी ने कि होम्योपैथी में ठीक हो सकता है, आपकी कोई पेशेंट है। अब कोरोना का टाइम था, पर्सनल देख नहीं रहे थे लोग, जो पीजीआई में भी था तो शील्ड वगैरह लगा के ही पेशेंट देखे जाते थे। अब वो पेशेंट ऐसा था जिसके साथ हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आना था,
तो हमने थोड़ा प्रोटोकॉल को थोड़ा साइड में करते हुए, ऐसा कहना नहीं चाहिए बट मैंने किया पर्सनली अपने बिहाफ पे, क्योंकि पेशेंट ने बहुत इंसिस्ट किया, उनके अटेंडेंट ने, कि हमारी बच्ची हमारी ग्रैंड डॉटर है और फर्स्ट ग्रैंड डॉटर है, प्लस एक ह्यूमैनिटी का फैक्टर भी है। ह्यूमैनिटी का फैक्टर था, तो मुझे लेना पड़ा। प्रोटोकॉल साइड करके हमने बच्चे को इसी टेबल पे लिटा करके पूरा हमने जब चेक किया, तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि उसको फीमर बोन के अंदर इतनी बहुत हैवी स्वेलिंग उसको हुई हुई थी, और वो शी वाज लिटरली क्राइंग विद द पेन। अब हमने उनको दो ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपने होम्योपैथी में स्टिक होना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 15-20 दिन लगेंगे। तो आपने अगर बहुत ज्यादा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी है, तो आप जाके पीजीआई में तीसरी सर्जरी आप करवा सकते हैं, बिकॉज इट्स अप टू देम। मतलब बच्चे चांस try कर लेना रही है, वो रूल चांस वगैरह। लेना है या नहीं लेना, क्योंकि कॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स, और होना भी चाहिए। इमोशनली जो है सेंसिटिविटी ज्यादा थी, और उस टाइम पे तो और ज्यादा थी कोरोना के टाइम में, कि डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस इन्फेक्शन के साथ कोरोना भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो उसमें हमने अगेंस्ट प्रोटोकॉल उनके खैर रिपीट करने पे हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। एंड इन्फेक्शन जैसे जैसे हमने मेडिसिन दी, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में आना शुरू हो गया। उनका फेथ नहीं था, तो पहली मेडिसिन उन्होंने हमसे केवल 15 डेज की ली। ये हमने केस स्टडी में भी मेंशन किया है। तो पहली बार जब 15 दिन में दवाई ली, तो उनका जो बच्चे का पेन था हड्डियों में इन्फेक्शन की वजह से, तो हड्डी का पेन जो है वो सबसाइड होने लगा। उसको बिना किसी पेन किलर यानी आइबुजेसिक प्लस का सिरप उसको रेगुलर देना पड़ता था, दिन में 3 बार 4 बार। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची में, 3 महीने की बच्ची में आप लगाइए कि आइबुजेसिक का जो सिरप था उसको हम 3 ml डोज दिन में 5 बार देंगे, तो 15 ml डोज हो गई। और उसमें अगर हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हिपेटोटॉक्सिसिटी होने का भी डर था, यानी उसका लीवर भी डैमेज हो सकता था। बट एनी हाउ उसको हमने ट्रीटमेंट जैसे होम्योपैथी में शुरू किया, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर, पहले से बेटर होने लगी, और धीरे 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 विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आते आते उसको वो जो हड्डी के अंदर इन्फेक्शन था वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया, और फूटने जैसा वो पूरा बॉयल टाइप वो पूरा बन गया। वो पेनफुल होता है बहुत। हमने उसको मेडिसिन दी धीरे धीरे करके, तीसरे ही दिन मेडिसिन देने के बाद तीसरे दिन वो फूट गया सारा। हमने उसको तुरंत बुलाया, और नेक्स्ट डे ही वो तुरंत लेकर के भी आ गए। उनके कोई रिलेटिव थे चंडीगढ़ में, उन्होंने वहां पे स्टे भी किया। 3 दिन के लिए हमने यहीं पे रखा उसको, सवेरे शाम उसकी ड्रेसिंग की, सफाई की प्रॉपर। जैसे ही वो पस निकलना शुरू हो गया, उसके बाद से बच्ची रिलैक्स होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जैसे जैसे होम्योपैथिक दवाई दी। उसके बाद टोटल जो केस था, हमने मेडिसिन 6 मंथ्स के लिए उनको टोटल दिया, बट 2 महीने की एक्स्ट्रा मेडिसिन उनके पेरेंट्स के कहने पे हमने दोबारा दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि बच्ची को बाद में कोई और दोबारा से कहीं और किसी बॉडी पार्ट में चला जाए। तो हमने 2 महीने की एक्स्ट्रा मेडिसिन और दी। टोटल 8 महीने में ये एक 3 महीने की बच्ची का केस मैंने आपको छोटा सा बताया। ठीक है, अब इसकी जो लाइव व्यूज हैं वो आप गूगल में रिव्यू में भी चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमने केस स्टडीज डाली है, उसमें भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, आपने भी बात की है कि वो जख्म जो था वो फूटा, तो क्या ये गुड साइन होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में? ऑस्टियोमाइलाइटिस में अगर कहीं बॉडी के अंदर, कहीं बोन के अंदर कोई पस बन गया है और वो फूट के निकलना चाहता है, तो जब तक निकलेगा नहीं हम उसको इन्फेक्शन को सुखा नहीं सकते। हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। तो नॉर्मली पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा कि फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा निकलते थे। अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो गया या बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स हमने लेनी शुरू कर दी है, उसके बाद फुंसी फोड़े तो कम हो गए, लेकिन हमारी जो एक तरह से डेडली डिजीजेस थी वो बढ़ गई। जैसे छोटी सी उम्र में आपको डायबिटीज हो जाना, जुवेनाइल डायबिटीज बोल देते हैं, मतलब छोटी उम्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं, 6 महीने बाद पता लग रहा है डायबिटीज है। या जुवेनाइल ऑनसेट आर्थराइटिस हो जाना, जो कि पहले था ही नहीं। जुवेनाइल ऑनसेट आर्थराइटिस, बच्चे को जॉइंट पेन है जी, 1.5 साल का बच्चा है, उसको जोड़ों में दर्द रहता है। तो इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, ये तो पहले था ही नहीं आज से 30 साल पहले, बट फोड़े फुंसी ज्यादा निकलते थे। अब फोड़े फुंसी नहीं होते हैं बट कैंसर आ रहा है। यहाँ बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है, ये अलार्मिंग साइन है। जिसको थोड़ा समझ में आएगा उसको ये चीज जल्दी, मेडिकली जो थोड़ा सा क्वालिफाइड होगा उसको समझ में आएंगी चीजें कि बॉयल होना, फुंसी फोड़ा होना कितना अच्छा था या कैंसर होना अच्छा है। आप बताइए। जिसमें कोई तो राय नहीं है ना। अब ये चीजें थोड़ी सी समझने और सोचने वाली। पहले फोड़े फुंसी हो भी गए तो माता पिता कहते थे इसको पकने दो। अब क्या कहते हैं, अब इसको सुखाने के लिए। अब तो लोग हमारे पास आते हैं, कहते डॉक्टर साहब हमने ना सेप्ट्रॉन वगैरह की गोली थी वो भी दे दी, सूखा तो ये तब भी नहीं।
मतलब जब सब जगह से निराश हो जाएंगे तब होम्योपैथी को तब पकड़ेंगे। शुरुआत में कोई नहीं आता, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोई नहीं समझता। थर्ड क्वेश्चन है सर, इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसा मैंने बताया अभी, एक छोटा सा केस ये बच्ची का है। अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाता तो इसकी ग्रोथ प्लेट में फर्क आ सकता था। ग्रोथ प्लेट एक वो प्लेट होती है जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है। अब एक नॉर्मल बच्चा, अगर उसकी एक लेग में इन्फेक्शन है और दूसरी लेग बिल्कुल ठीक है, तो जिस लेग में इन्फेक्शन है अगर उसका ग्रोथ प्लेट का सेंटर है वो डैमेज हो गया तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो अगर लात में ही फर्क रह गया तो लात छोटी बड़ी रह जाएगी, अनइवन हो जाती है। अनइवन हो जाएगी। पहला कॉम्प्लिकेशन एंड सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन यही है ऑस्टियोमाइलाइटिस में। दूसरा है अर्थराइटिस डेवलप होना कम एज में। ठीक है। जितने भी ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस होते हैं उनमें चांसेस रहता है कि उस तरह के अर्थराइटिस जो समय से पहले डेवलप हो जाते हैं। मान लीजिए अपने घुटने का आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, तो घुटना रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसका नी जॉइंट जो है पैटेलर जो बोन है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। हम इसमें एक आर्टिफिशियल बोन जो है वो डाल देंगे या बोन सीमेंट भर के हमने इसको तैयार कर दिया, अभी आपका आर्टिफिशियल घुटना तैयार हो गया। उसमें अर्थराइटिस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ये दो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। बाकी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन जो चलने में डिफॉर्मिटी है या कुछ और, कल को पैरेस्थीसिया है, किसी जगह पे नंबनेस है, कई जगह कोई पार्ट सुन भी हो जाता है कई बार, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो पार्ट काटना भी पड़ सकता है। ठीक है। मान लीजिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। एक पेशेंट आया हमारे पास, ये भी एग्जांपल बड़ा समझने लायक है। वो बहुत जिसको बोलते हैं ना इम्पेशेंट थे। ठीक है। उनको बाजू में इन्फेक्शन था, मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी थी, और मैंने उनको बोला कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट उन्होंने पेशेंस अपना पूरा नहीं शो किया। बट क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज्यादा थी, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, शुगर ज्यादा थी, और पेशेंस ना होने की वजह से डॉक्टर ने सर्जरी करके शोल्डर से उनका बाजू जो है रिमूव कर दिया। यानी एम्पुटेशन के लिए उन्होंने करवाना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि हम लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और अपने उस राइट बाजू को सेव करते। या लेफ्ट या राइट कोई भी है बाजू, तो आपका आर्म तो आर्म ही है। अब उसमें एम्पुटेशन यानी आप काटने को आप ट्रीटमेंट कह रहे हो, जबकि उसको सेव किया जा सकता था। हाँ, काटा जाना चाहिए, वहां पर एम्पुटेशन नेसेसरी होना चाहिए जहां मेडिसिन में हमें कोई होप नहीं है। अगर हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात करते हैं तो जो एलोपैथी है उसके साथ साथ आयुर्वेदा देने में क्या दिक्कत है, होम्योपैथी देने में क्या दिक्कत है, कोई यूनानी मेडिसिन फायदा कर सकती है तो देने में क्या दिक्कत है। डॉक्टर को एक पर्सनल वारफेयर नहीं छेड़ना चाहिए, कौन सा सिस्टम अच्छा है कौन सा बुरा है। डॉक्टर को पहले ये देखना है कि मेरे पेशेंट को क्या अच्छा लगता है। अगर हमें जरूरत है, हमारा पेशेंट हमें बोलता है कि मैं डॉक्टर पहाड़ों पे जाना है और वहां पे मैं अभी शिमला में कहीं फंस गया हूँ, डॉक्टर मुझे फोन पे कोई दवाई बताना। अब शिमला में जहां कहीं वो है वहां तो होम्योपैथिक डॉक्टर कहीं आसपास नहीं है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि आप नियर बाई में कहीं भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर मैं एलोपैथिक नहीं खाता, लेकिन उसके बावजूद भी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहां पर जो अवेलेबल है वही तो देना पड़ेगा। अब उसमें कोई पर्सनल राइवलरी थोड़ी ना है कि पेशेंट चाहे जान से चला जाए, नहीं मैं तो होम्योपैथी ही खिला के छोड़ूंगा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर शुड बी वेरी मच ओपन माइंडेड। अभी आपने जो है आर्म एम्पुटेशन का एग्जांपल दिया, आपको लगता है वहां ऐसा कुछ हुआ होगा कि डॉक्टर जिसके अंडर वो ट्रीटमेंट ले रहा था उसने ऐसा कुछ कहा हो कि तुम एम्पुटेट करवा दो वरना ये बाकी बॉडी में फैल सकता है? बिल्कुल होता है, मोस्टली केसेस में होता है। उसका रीजन ये है कि पेशेंट डिप्रेस्ड है, पेशेंट डिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है, अपनी लाइफ से खुद परेशान है, डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं पेशेंट। कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा कोई बीमार रहेगा या बेड रिडन होगा तो आप समझ सकते हैं उसकी मनोस्थिति किस तरह की होगी। लेकिन कई बार लोगों को शायद ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में जाएंगे तो तुरंत कोई चमत्कार की उम्मीद करते हैं लोग। अच्छा, सभी केसेस में चमत्कार नहीं हो सकता ना। अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन है, हमें भी लोगों को समझना है, बात करनी है। कई बार केस समझने में भी टाइम लग जाता है, 5 से 10 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे दवाई जो है समझ में आती है। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है होम्योपैथी में वो लक्षण समष्टि का सिद्धांत है। जैसे मतलब हम लोग बात करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, लक्षण समष्टि यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। जो प्रेजेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है हम उसको एक तरह से पहले कलेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। जब लक्षण समष्टि अगर मैच करती है आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम आपकी दवा से मैच करते हैं, रिजल्ट भी तुरंत मिलते हैं और पेशेंट को अच्छा फील होने लग जाता है। और बोन इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी तरह से होम्योपैथी में कुछ काम ही नहीं हुआ है। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा कोई रिसर्च सेंटर या बहुत बढ़िया कोई केसेस हमने अपने क्लिनिक में पिछले 23 साल में, ये प्राइवेट क्लिनिक है, हमने कई केसेस ऐसे भी थे जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया, जस्ट बिकॉज कि हम उसमें हेल्प कर सकते थे।
बट फाइनेंशियली पेशेंट साउंड नहीं था। हम्म। लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट की कहीं कोई एड होती, कहीं आयुष के जो सेंटर्स अब ओपन हो रहे हैं, वो सेंटर्स पहले ओपन हुए होते या जैसे कुछ टाइम लाखों पहले, लोग। तो इतने पैसे जो है वो बच सकते थे पेशेंट के, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथी के साथ उसको कंबाइन किया जाना चाहिए था। सर, इस डिजीज को एलोपैथी कैसे अप्रोच करती है, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान या लेने के बाद पेशेंट को ऐसा क्या नहीं मिल पाता कि वो एंड में आपके पास आता है? हालांकि एम्पुटेशन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज एलोपैथिक मेडिकल साइंस, जैसा मैंने कहा कि मैं कभी भी प्रेजुडिस होकर के डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एलोपैथिक सिस्टम इज बेटर और होम्योपैथिक सिस्टम इज बेटर। जो भी सिस्टम से पेशेंट को रिलीफ हो जाए वही सिस्टम बेटर है। तो इसमें यहाँ बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि जो भी इस तरह के जो केसेस होते हैं वो तभी बढ़ते हैं जब थोड़ी बहुत लापरवाही रह जाती है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो सही टाइम पर कंट्रोल हो सकता था, पेशेंट को गाइड किया जा सकता था, उस टाइम पे हम पूरा संज्ञान नहीं लेते। कई बार डॉक्टर भी हैं, वो ह्यूमन बीइंग ही हैं, किसी टाइम पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, सर्जरी करने जा रहे हैं, और टाइमिंग्स हैं, या वो थके हुए हैं, परेशान हैं, और कोई चीज मिस हो गई, कोई चीज रह गई और इन्फेक्शन फैल गया। जैसा एक कॉटन का एक पार्टिकल भी बीच में रह जाएगा, जहां से हमने सर्जिकली वुंड को क्लोज करना है, वहां इन्फेक्शन रह गया तो वो इन्फेक्शन तो बनेगा ही। कोई डेब्री रह गई तो, कोई डेब्रिस रह गया, कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। और कई बार जैसा नेक्स्ट केसेस में देखा कि प्रोस्थेसिस यूज किया या हमने नेलिंग कर दी, प्लेटिंग कर दी, तो वो स्क्रू जो है वो एज अ फॉरेन बॉडी हमारी ट्रीट करती है, तो वो भी कई बार हील नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। सर, इन जनरल ऑस्टियोमाइलाइटिस के पेशेंट किस स्टेज में आते हैं आपके पास? मोस्टली थकी हुई स्टेज में, मोस्टली निराश स्टेज में, जैसा मैंने बताया कि लास्ट होप कि डॉक्टर साहब अब हमने सही जगह पे ट्राई कर लिया, अब आप इसकी लाख में बताओ लेग बच सकती है कि नहीं बच सकती है, कितना साल हो गया दवाई लेते हो। अभी रिसेंट केस है, एक लड़की ने अभी मेरे को भेजा है, शी वाज 12 इयर्स जब उसका कोई फ्रैक्चर हुआ था, एंड दिस केस इज फ्रॉम दिल्ली। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि संत नगर बुराड़ी दिल्ली का केस है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि डॉक्टर ने आज तक उसका कोई भी एक सिटी स्कैन नहीं किया। केवल एक सिंपल एक्सरे के माध्यम से उसको एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना। तो प्राइवेट एक छोटे मोटे कहीं दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में या सरकारी जैसे चैरिटेबल टाइप क्लिनिक्स होते हैं उसमें जाकर के वो ट्रीटमेंट करा रही है। एंड जब उसे मालूम पड़ा कि मेरी तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब डॉक्टर जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये लेग जो है काटनी पड़ेगी। अब 17 साल की हो गई है, शी इज नाउ 17 इयर्स, और हमारे पास अब कांटेक्ट किया उन्होंने। तो मैंने सबसे पहले कल ही उनको सारे ब्लड टेस्ट लिखे हैं, कल ही उनका स्कैन लिखा है कि एटलीस्ट आप चाहे चैरिटेबल से ही कराओ, बट ये टेस्ट जरूरी है। जब तक हमने सीबीसी चेक ही नहीं किया, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कितना इन्फेक्शन है। हमें ईएसआर चेक करना है, हमने सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाते हैं, वो भी चेक करने हैं। अगर हमारे पैरामीटर्स हमारे को नॉर्मल हम दिखाई देगा कि हम इस केस में कुछ हेल्प कर सकते हैं, तभी हम केस में हाथ डालेंगे। प्लस जो मैं रिसर्च की बात कर रहा था, तो रिसर्च तो हुई नहीं है ना, रिसर्च तो 23 साल में हम ही कर रहे हैं। यानी रिसर्च के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो हमें कभी मिले ही नहीं। तो ये तो प्राइवेट क्लिनिक है, हम अपने एंड पे जितना कुछ कर सकते हैं पेशेंट के लिए, कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी पेशेंट को करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर साहब फाइनेंशियली मैं तो ऑलरेडी 4 ऑपरेशन करा के आया हूँ, तो मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है, बचे ही नहीं। और होम्योपैथी को लोग वैसे भी समझते हैं कि थोड़ा कम पैसे में दवाई आ जाएगी, बट जहाँ इन्फेक्शन की बात होती है वहां दवाइयां भी बहुत महंगी है। अगर हम छोटे से छोटे इन्फेक्शन के लिए हम बात करें तो जो हम लोग लिक्विड मेडिसिन यूज करते हैं जिसमें मदर टिंचर भी बीच में यूज किया जाता है, तो कई बार एक छोटा सा बोतल 100 ml का बोतल भी हमारा 3000 रुपए का आएगा। तो अगर हम पेशेंट को 4 बोतल भी देंगे महीने में, तो कम से कम उसका 8-10 हजार रुपए का खर्चा तो हो ही जाएगा। ये बेयर मिनिमम है ना। तो ऐसा करके मेरा सोचना तो यही है कि अगर गवर्नमेंट से थोड़ी सी हमें हेल्प मिले और रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश हो होम्योपैथी को लेकर के, जिस तरह से अब थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, आयुष डिपार्टमेंट भी वर्क कर रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी बन रहा है, सीसीआरएच जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे रिसर्च में आ रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से भी कई बार मिलता हूँ सीसीआरएच से जुड़े हुए लोगों को, तो मैं जरूर कहता हूँ कि भाई इन टॉपिक्स पे भी काम किया जाए। बिल्कुल जी। एक सर, कमिंग बैक टू दी कॉजेज वंस अगेन, सर्जरी के टाइम पे फॉरेन बॉडी इंसर्शन जैसे स्क्रूइंग, प्लेटिंग या प्रोस्थेटिक यूज, जी, इनके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं इस डिजीज के? नहीं, मेजर कारण जो है ट्रॉमा होता है। वो ट्रॉमा में वो किसी भी तरह से हो सकता है, हड्डी टूट गई है तो भी एक ट्रॉमा है, हड्डी पूरी तरह से नहीं टूटी है
और हेयर लाइन फ्रैक्चर है और हमने ध्यान नहीं दिया, एंकल जॉइंट है, वेट बियरिंग जॉइंट है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जिसमें एंकल जॉइंट में हेयर लाइन फ्रैक्चर था, वहां पर भी ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस बन गए थे, बट विद इन 3 वीक्स टाइम हमने उसका वो केस जो था, उन्होंने पेशेंट ने हमारे पास संपर्क किया, हमने तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन दी और उसका इन्फेक्शन जो है कंट्रोल में आ गया। अदरवाइज पूरा फुट जो है वो स्वेल्ड अप हो गया था। हो सकता है कि अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते तो वो सीधा सलाह देते कि आप इसको एम्पुटेट करा लो, आप इसको एंकल जॉइंट से नीचे नीचे इसको काट देते हैं, जिस तरह से उनका इन्फेक्शन बढ़ गया था। बट लकीली फॉर्चुनेटली वो हमारे पास टाइम पे पहुंचे और 3 महीने के अंदर अंदर ही वो टोटल रिकवरी हो चुकी है। ठीक है सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसने खुद ही अपने पेशेंट को ये सलाह दी हो कि ठीक है मैं आपका ये ट्रीटमेंट या ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, आप साथ के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन ले लीजिए? जी, हालांकि देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बात की कि ऑस्टियोमाइलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें जो सर्जन्स हैं या ऑर्थोपेडिशियंस हैं जितने भी, वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। बट फिर भी जैसा मैंने अभी एक केस के माध्यम से भी बताया कि एक एलोपैथिक डॉक्टर है, वो मेरे पास पहुंचे हैं, वो इस वजह से आए हैं कि उनके ऑर्थोपेडिशियन ने उनको मना किया कि देख बेटा, मेरे पास तो सिक्वेस्ट्रेक्टोमी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तू ट्राई कर ले, मैंने कहीं से पढ़ा है कि होम्योपैथी में भी कुछ होने लगा है। ठीक है, तो क्या होने लगा है, वो शायद गूगल की वजह से हमारे क्लिनिक का कहीं नाम उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमें फोन किया कि मैं अपने ऐसे मेरे अजीज डॉक्टर हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप अटेंड कर लें? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, वी आर ओपन माइंडेड। हमें ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि पेशेंट कौन है, हमें तो ये फर्क पड़ता है कि हमारा पेशेंट बेटर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक कॉमन मैन जो अभी अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट से गुजरा है, या मान लीजिए उसको ये है कि हाँ मेरी अब सर्जरी होनी है, ऐसे आदमी या इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स के लिए आपका कोई मैसेज है कि क्या वो साइड बाय साइड आपकी ट्रीटमेंट लेते रह सके? हाँ, देखिए, जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, मुझे याद है हमारे पास एक पेशेंट आए थे, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, उनका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ पूरी फैमिली का, उसमें मल्टीपल इंजरी सभी लोगों को लगी, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 2 बेटियां इनफैक्ट, तो सभी लोग इंजर्ड थे और उसमें सभी को तकलीफ हुई। मेजर कुछ, किसी को मेजर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी बिटिया थी, शी वाज 13-14 इयर्स, और उसका फीमर बोन में उसको स्वेलिंग रहने लग गई। तो डॉक्टर ने बोला कि गुम चोट है, धीरे धीरे ठीक होगी। तो वो जो स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग किसी भी तरह से, किसी भी दवा से वो ठीक नहीं हो रही थी, बट क्योंकि वो होम्योपैथिक लवर है पूरी फैमिली, होम्योपैथी में उन्होंने हमें फर्स्ट डे ही कॉन्टेक्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे कल रात को एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सभी के लिए दवाइयां बना दो, वाइफ को ये प्रॉब्लम है, वाइफ के सिर में लगी है, मेरे यहाँ लगी है, बच्चे को यहाँ लगी है, तो वो सबकी दवाइयां लेके गए थे। ठीक है, तो आप देखिए, इंटीग्रेट करने से कितना बेनिफिट हुआ, वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन से क्या रिजल्ट हुआ कि उनकी बच्ची को जो स्वेलिंग का इशू आया था हड्डी में, वो 3.5-4 महीने में धीरे धीरे करके मेडिसिन से ही रिजॉल्व हो गया, हमें किसी भी तरह का कोई सर्जिकल मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा। तो यानी मेडिसिन से सॉल्यूशन निकल सकता है अगर हम टाइमली डॉक्टर के साथ, अपने जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, चाहे एलोपैथी है, तो उसमें आप ओपन माइंडेड रहें होम्योपैथी के लिए, अगर आप होम्योपैथी के लवर हैं तब भी ओपन माइंडेड रहें एलोपैथी के लिए। रीजन क्या है कि पेशेंट को इंटीग्रेटेड मेडिसिन से ही फायदा मिलेगा, जहां जरूरत हो, जहां कहीं कुछ नहीं हो सकता, वहां सर्जरी इज इनएविटेबल, वहां उसके बिना नहीं काम चलेगा, तो सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। बट उस केस में हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि वो हर केस खराब ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम मतलब वन शुड बी वेरी मच ओपन माइंडेड एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल राइवलरी नहीं होनी चाहिए। ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को अगर कहीं से फायदा मिलता है तो वन शुड रिकमेंड ईच अदर, दैट इज द ओनली पॉइंट। जी, जिस फैमिली का आपने एग्जांपल दिया, क्या ऐसे ही और कोई फैंस हैं, हार्डकोर बिलीवर्स हैं जो सीधा आपके पास बिल्कुल आएंगे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी को ही लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे पास तो 500 से ज्यादा इस तरह की फैमिलीज हैं जो फोन पे भी बात करेंगी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया, तो आपने जो दवा दे रखी है उसमें कोई दवाई है क्या? ये हमारी बिटिया गिर गई है, उसको यहाँ से ब्लड जो है वो ऊज आउट हो रहा है और उसका अगला जो टीथ है वो टूट गया है। तो मैंने कहा आप सिंपली अभी फिलहाल के लिए ये दवा दे दीजिए और तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत ले जाएं। ठीक, तो वो डॉक्टर भी बड़ा खुश हुआ इस बात से कि डॉक्टर ने प्राइमरी एड भी दे दी फोन पर ही बता करके, और हमारे पास रिकमेंड भी किया। इवन फॉर केसेस लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसे पेशेंट हैं आपके पास? ऐसे केसेस भी आते हैं, इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं। सर, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में जहां बोन में डेड टिश्यूज एक्यूमुलेटेड है और डिजीज कुछ हद तक प्रोग्रेस भी हो चुका है, यानी बिगड़ गया है, ऐसे केसेस में बिना सर्जरी और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से
हीलिंग एंड रिकवरी कितनी पॉसिबल है? ये बड़ा ही एडवांस केस है, बड़ा ही एडवांस क्वेश्चन है। इसमें मतलब बड़ी दुविधा वाला है, मतलब डायलेमा वाला जवाब होगा इसमें। ऐसे केसेस को, क्योंकि केस टू केस रिजल्ट आते हैं, हम किसी भी केस को प्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी शुड नॉट से लाइक दिस कि एवरी केस इज क्योरेबल। ठीक है, एवरी सिस्टम हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। हर एक सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशन है, अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी एक जैसा कहते हैं ना कि स्कोप भी उतना ही होता है, लिमिटेशन भी तो रहेगी। तो एलोपैथिक सिस्टम में है, चाहे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम है, चाहे हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है, सभी सिस्टम में से कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो, मेरा तो ऐसा मानना है और मेरी ऐसी सोच है शुरू से, जब से मैं मेडिकल फील्ड में जुड़ा हूं, कि जहां जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइम पे जो अवेलेबल हो, उसी का सहारा लिया जाना चाहिए, और वही कंप्लीट भी है। ठीक है सर, इन जनरल क्या ऐसा देखा गया कि कोई पर्सन है जिसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया इस प्रॉब्लम के लिए और वो पूरी तरह से हील हो गया हो? और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपके पास आने वाले जनरली ऐसे कितने % पेशेंट्स होते हैं जो पूरी तरह से हील हो जाते हैं या पूरी तरह से ट्रीट हो जाते हैं, अगर टाइमली वो आपके पास आ गए? जी, मोस्टली केसेस, जैसा मैं बात करता हूँ अलग अलग कंट्रीज की, तो नाइजीरिया से, कोंगो से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ऐसे केसेस में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लेकिन हम बहुत सारे केसेस में हेल्प नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि लोग बड़ी लेटर स्टेजेस में, जैसा ऑस्टियोमाइलाइटिस कब से है जी? 16 साल से है जी। कितनी बार सर्जरी हुई है जी? 12 बार हुई है जी। अब जिसने 12 बार सर्जरी करा ली, एंटीबायोटिक्स के इतने कोर्स कर लिए, उसमें दवाई का जो रिएक्शन है जो हम देंगे वो उतना फास्ट नहीं दिखाई देता है। अब पेशेंट के पास उतना पेशेंस नहीं बचा। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं बची। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने एक पेशेंट को, जो मेडिसिन थी वो ईरान में, या शायद आई थिंक ईरान में, तेहरान में हमने किसी को मेडिसिन भेज दिया, पोस्ट के थ्रू हमारा मेडिसिन खैर उनको मिल गया। बट पूरे केस की जब डिटेल्स मैंने सुनी, वो डिटेल्स उन्होंने जब जिस तरीके से मुझे बताई, वो बाद में बताया कि ये हमारा केस तो अभी 1 साल पुराना नहीं है, ये ऑलरेडी 15-16 साल से ये केस चल रहा है। तो मैंने उनको ईरान में जब दवाई भेजी तो उनको मैंने बोला कि अभी आपको ये दवाई नहीं खानी है, जो क्रोनिक इन्फेक्शन है उसमें हमें दूसरे तरीके से दवा देनी पड़ेगी। बट पेशेंट नहीं समझ पाया, बिकॉज उतना उनका एजुकेशन लेवल नहीं था, प्लस उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में नहीं था ट्रीटमेंट। तो इस तरह के केसेस भी बहुत आते हैं, और वर्ल्ड वाइड आप तो सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि फेसबुक पे अगर आप कम्युनिटीज चेक करेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो फेसबुक पे अलग तरह की कम्युनिटी है, जिसको आप ऑस्टियोमाइलाइटिस से रिलेटेड कुछ कम्युनिटीज आप सर्च करेंगे तो ऐसे कम्युनिटीज भी हैं जिसमें लाखों के हिसाब से पेशेंट हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, जिन्हें सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। ठीक है, किसी की लेग काट दी गई, किसी का कुछ काट दिया गया, किसी का जो ऑर्गन खराब था वहां काट दिया गया, हर जगह पे एम्पुटेशन, कटिंग, एम्पुटेशन, सर्जरी, सिक्वेस्ट्रमी, यही चल रहा है। और कोई 10 साल से परेशान है, कोई 20 साल से। जब आप वो पूरा ग्रुप उठा के देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि दुनिया कितनी दुखी है। इंडिया में भी अब इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी कई बार नहीं ध्यान दे पाते हैं, और कई बार पेशेंट भी लापरवाह बहुत होते हैं। जिस तरह से आपको बैंडेज करने के लिए बताया गया, जिस तरह से सफाई से उनको दवाई से क्लीनिंग करके प्रॉपर एक बैंडेज करना चाहिए चोट लगने के बाद, वो भी कई बार लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सैनिटेशन का और एक तरीके से हम लोग जिस तरह से हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वो भी लोग नहीं रखते हैं। सर, हाल फिलहाल के कोई ऐसे भी केसेस आपके पास रहे हैं जहां पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स थी और वो खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, फिर भी आपने केस लिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और ट्रीटेड है वो पेशेंट आज? हाँ, इस तरह का वैसे तो केसेस तो देखिए बहुत हैं, जो हमने इस पिछले अपने 12-14 साल के करियर में, स्पेशली मैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करूं तो हमने 12-14 साल पहले ही इसमें पूरी तरह से केस लेने शुरू किए। शुरुआती दिनों में हम भी अपने ट्रायल मोड पर थे, तो हमने उस टाइम पे किसी भी पेशेंट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। तो हमने एक केस, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2016-17 का केस है, 16 या 17 का, और ये केस है बिजनौर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, मुजफ्फरनगर के पास, आई थिंक नैनीताल वाली साइड में कहीं पड़ता है ये। और वहां से एक पेशेंट ने हमें अप्रोच किया, उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल उनके नी जॉइंट के नीचे वाली जो हड्डियां थी, टिबिया और फुबला, दोनों उनकी डैमेज हो चुकी थी। और जिस टाइम पे उन्होंने हमारे पास अप्रोच किया, तब तक वो ऑलरेडी 2-2.5 साल निकाल चुके थे विद ऑस्टियोमाइलाइटिस। और
जब सब जगह से निराश हो गए और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो गई, तब मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्होंने थोड़ा हेल्प लिया। उत्तराखंड में भी और यूपी में भी 2 जगह से उन्होंने हेल्प लिया, क्योंकि वो 2 जगह पे उनका था। उसके बाद वो हमारे पास अप्रोच किया उन्होंने कि भी मेरे पास तो ऐसे-ऐसे फंड्स भी नहीं है और मैंने तो अभी अपना वहाँ लगाया हुआ है केस, तो शायद वहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी। तो फाइनेंशियली भी हमने उनकी काफ़ी मदद की और अप टिल कोरोना आते-आते 2018-19 से लेकर के कोरोना आते-आते 21-22 तक हमारा वो केस चलता रहा। और कोरोना में और ज़्यादा फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन हो जाता बंदा, जो कंडीशंस थी उस टाइम पे। इवन देन वो जो टिबिया, फिबुला और पेटेला नी बोन का जो हमारा ऊपर का बोन होता है, वो पेटेला भी उनकी गल गई थी। पेटेला भी नई डेवलप हुई है। जो टिबिया और फिबुला दोनों लॉन्ग बोन है हमारी घुटने से नीचे की, वो 30 to 40% जीरो हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। वो 30 to 40% नई बोन डिजाइन हुई है। उनको डॉक्टर ने जो बोन सीमेंट डाला हुआ था, वो धीरे धीरे करके बोन सीमेंट सारा इन्फेक्टेड हो गया था। हमने सारा वो रिमूव किया और जिस जगह से बोन सीमेंट रिमूव किया गया, क्योंकि वहां प्लास्टिक सर्जरी भी डॉक्टर ने की थी, थाई से फ्लैप लेकर के वो भी लगाया हुआ था। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था और मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे यूनिक केस है, जिसमें हमने 5.5 साल में विजय प्राप्त की पूरी तरीके से। और वो केस आज पूरी तरीके से वो पेशेंट ठीक है। पंकज नाम है पेशेंट का और पंकज नाम से गूगल पे रिव्यू भी है। आप गूगल में, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो उन्होंने पर्सनल भी अपना कुछ वीडियो अपना शेयर किया हुआ है और हमने उनसे रिलेटेड 2-3 वीडियोस जो है वो बनाए हैं उनके टाइम टू टाइम, जिसमें वो खुद भी ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझे आप कहीं अमेरिका, जर्मनी जाके कहीं लेके भी जाओगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि कैसे कटोरियां भर भर के पूरा डॉक्टर साहब ने पस निकाला इसमें से। और पस की सफाई करने में हमें संडे को हम बुलाते थे उस केस को, ताकि संडे को कम से कम उसकी सफाई में हमारे को 2 कॉटन रोल लगते थे और कम से कम 2.5-3 घंटे का समय लगता था। और वो केस हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने उसे एज अ चैलेंज लिया कि नहीं, अभी हमें इसे ठीक करना ही है। और कहते हैं ना कि भाई गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो ऐसा बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं। जब तक हमने कोशिश ही नहीं की तब तक हमें भी रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं। हमने कोशिश की। आज वो हैप्पी फैमिली, उनकी 2 बिटियां हैं, आज वो पूरी फैमिली के साथ जब भी आते हैं कभी चंडीगढ़ तो हमें स्पेशली मिलने आते हैं। जो फैमिली जो है वो फाइनेंशियली भी डाउन टोडन लेवल पे चली गई थी, आज वो फाइनेंशियली भी वापस स्टेबल हो गए हैं। उनका सारा काम दोबारा से एस्टेब्लिश हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो अर्निंग मेंबर जो था फैमिली का वो वापस अपनी हेल्थ रीगेन कर गया विद होम्योपैथिक मेडिसिन। जी। So guys, this was all about osteomyelitis treatment in homeopathy and how it can help those who have suffered so much money and time और उसके बावजूद भी उन्हें कोई इफेक्ट नहीं मिला। So in case you are suffering with this problem or some loved one is suffering from this problem, you can surely contact Dr. Vikas Singhal, at least discuss your case once। और डॉक्टर साहब का नंबर हम स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे। In the meantime, see you all, have a good time।